हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया एक्ट जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इस एक्ट को आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम समझेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम अपनी इन क्लासेस के अंदर जो है एकदम कंसाइज वे में पढ़ेंगे, एकदम उतना ही पॉइंट टू वर्ड डिस्कस करेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा हमारी इन क्लासेस के अंदर। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने काम पर ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन इंडिया द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ है इंडिया के अंदर, वो कहां पर दिया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी चीज जाननी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आखिर इंडिया के अंदर रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, तो आपको किसका मदद लेनी पड़ेगी? आपको कहां मिलेगा उसके रूल्स और रेगुलेशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देखना होगा, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कब से हुआ? ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 से। तो यहाँ पर नाम ही है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर जो 1872 लिखा हुआ है ये वो ईयर लिखा हुआ है जिस ईयर में ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ था। उस टाइम पे जो है इंडिया आजाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले की बात है, 1872 में। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट जो है पास करवाया था और इंडिया के अंदर एप्लीकेबल करवाया था। तो कौन सी डेट को हुआ था? स्पेसिफिक डेट बता रखी है 1 सितंबर 1872। और ये कहां कहां पर लगता है? इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा। इससे पहले जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था तो यहाँ पर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 हट चुका है तो ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पहला है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल्स मिलेंगे, यानी जनरल रूल्स और रेगुलेशंस मिलेंगे। वो भी कहां दिए हुए? हमारे सेक्शन 1 to 75 के अंदर दिए हुए हैं। अब ये सेक्शंस क्या होते हैं आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। सेक्शंस क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर। तो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, यानी जनरल रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं लॉ से रिलेटेड। These principles apply to all kinds of contract irrespective of their nature। तो ये जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सेक्शन 1 से 75 के अंदर, ये हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। किसी भी काइंड का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे, ये रूल्स लगेंगे लगेंगे, यानी ये सेक्शंस लगेंगे लगेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर ने मायने नहीं रखेगा। जिस भी तरीके का नेचर होगा हर तरीके के नेचर पर ये सेक्शन 1 to 75 एप्लीकेबल होगा। मतलब आप कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर चाहे वो आपका एग्रीमेंट लीगल हो, चाहे वो एग्रीमेंट आपका बिजनेस रिलेटेड हो, तो हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे आपका सेक्शन 1 to 75 एप्लीकेबल होगा ही होगा। और जो चीजें हर जगह लगती हैं उसको क्या कहते हैं हम? जनरल। क्योंकि ये जनरल है, ये तो लगना ही लगना है। तो जनरल प्रिंसिपल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल रूल्स और रेगुलेशन है। जो बेसिक हैं ये तो लगने ही लगने हैं, और क्या क्या लगेंगे वो एक अलग बात है, मिनिमम ये तो लगने ही लगने हैं हर जगह। इसको तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि ये तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। सेकंड पार्ट है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहां पर दिया गया है? सेक्शन 124 to 238। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 से लेकर 238 तक कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। मतलब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जनरल नहीं है, ये स्पेशल है। ये स्पेशल स्पेसिफिक किसी सिचुएशन में लगेंगे। जब स्पेशल टाइप का कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसी समय पर ये रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, ये सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, बाकी नॉर्मल टाइम पर या फिर वैसे नहीं लगेंगे। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये कहां पर दिया गया है? स्पेसिफिक सेक्शन 124 से लेकर 147 तक। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी वाला है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का है, तब आपके ऊपर सेक्शन 124 से 147 तक जो रूल्स दे रखे हैं वो एप्लीकेबल होंगे, वरना नहीं होंगे। अब ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो तो जब हम पढ़ेंगे ये वाले एक्ट तब उसी समय बात कर लेंगे। अभी फिलहाल में ये बात जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब दूसरे टाइप का कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। अगर आप बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो या फिर आप प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पर सेक्शन 148 से सेक्शन 181 तक के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा कोई और रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैंने बोल दिया कोई और रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऊपर मैंने आपको बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर सेक्शन 124 से 147 वाले रूल्स लगेंगे, उसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं लगेगा। अब कोई दूसरा नहीं लगेगा का मेरा ये मतलब नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं लगेगा, यानी जो सेक्शन 1 to 75 दे रखा था वो नहीं लगेगा। वो तो लगेगा ही लगेगा, कोई और नहीं लगेगा का मतलब
इन सेक्शंस के अलावा कोई दूसरे सेक्शन नहीं लगेंगे, लेकिन सेक्शन 1 to 75 तो कहने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगेगा ही लगेगा। ऊपर मैंने आपको साफ साफ दिखाया था, यहाँ पर लिखा था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी नेचर का है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये जनरल प्रिंसिपल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अब बात करें तीसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आपका कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके ऊपर सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238 तक लगेगा, अगर आप कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और बाकी जनरल वाला तो लगेगा ही लगेगा। अब बार बार नहीं कहूंगा। तो वो क्या होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझो ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो मैंने आपको दिखाया सेक्शन 1 to 75, यहां पर आ गए। सेक्शन 124 to 238 यहां पर आ गए। अब सवाल आता है ये 76 से लेके 123 तक सेक्शन कहां चले गए, तो ये कहीं नहीं गए। यहां पर देखो आप सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट वर रिपील्ड इन 1930। तो सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक जो रूल्स दे रखे थे, वो रूल्स किससे रिलेटेड दे रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड दे रखे थे। मतलब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करो सेल ऑफ गुड्स का, आप सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करो, दो लोग आपस में कोई सामान खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस लगते थे वो सेक्शन 76 से लेके 123 में दे रखे थे। लेकिन कब तक दे रखे थे, 1930 तक दे रखे थे। 1930 में क्या हुआ, सेक्शन 76 से लेके 123 तक जो सेक्शन थे उनको रिपील्ड कर दिया गया। रिपील्ड कर दिया गया मतलब खत्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और एक सेपरेट एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो अब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ो, वहां पर आपको सेल से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस मिल जाएंगे। तो एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया सेल ऑफ गुड एक्ट। अब ये बना 1930 में, तो इसके आगे लगेगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। इसी तरीके से एक काम और किया, सेक्शन 238 तक आपने यहां पर देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 239 से आगे क्या हुआ, सेक्शन 239 से 266 तक रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे थे रिलेटेड टू पार्टनरशिप। मतलब दो लोग कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस लगेंगे उसके बारे में जानकारी दे रखी थी सेक्शन 239 से 266 तक। लेकिन 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड सेक्शंस को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया, डिलीट किया गया, और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब बना, 1932 में। तो इसीलिए उसके आगे लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको क्लियर हो गया सेक्शन 76 से लेके 123 तक कहां गए, और सेक्शन 239 से लेके 266 तक कहां गए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट अलग है, और पार्टनरशिप एक्ट अलग है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, आखिर इसमें किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर दो पर्सन है, एक ए है एक बी है। अब ए क्या कह रहा है बी से, ए सेलिंग कार टू बी एट अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए बी को कह रहा है मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे। बी कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मतलब तुमने जो मुझे ऑफर दिया था कार खरीदने का 1 लाख रुपए में, मैं तुम्हारे उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं और तुमसे कार खरीदने को तैयार हूं, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे कार दोगे। तो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बन गया, दोनों जो है आपस में एक दूसरे की टर्म्स और कंडीशन के ऊपर एग्री हो गए। तो एग्री हो गए तो एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। ए ने ऑफर दिया था कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों को मिला दिया गया। और जब भी कभी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिला दिया जाता है तो एग्रीमेंट बनके तैयार हो जाता है। जब दो लोग किसी बात पर एग्री हो जाते हैं, कोई एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो एग्रीमेंट बन जाता है दोनों के बीच। अब देखो यहां पर क्या क्या बातें हुई हैं, दोनों के एग्रीमेंट बनने से क्या क्या हुआ। तो अब देखो ए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी ए के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लग गया। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। अब ए का ऑब्लिगेशन बन गया कि उसको बी को कार देनी होगी। अब यहां पर देखो आप बी से रिलेटेड क्या है, अब बी का राइट है कि वो कार रिसीव कर सकता है पेमेंट देकर। पेमेंट देना जरूरी है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि पेमेंट देने की ही डील हुई थी, 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी। तो यहां पर एक की ड्यूटी बन गई कार देने की, दूसरे का राइट बन गया कार लेने का। अब ए की एक ड्यूटी बनी है और बी का एक राइट बना है, तो ए का भी कोई राइट बनना चाहिए, सीधी बात है, ए भी तो कार बेच रहा है। तो देखो ए का भी राइट है। ए का क्या राइट है, ए के पास पेमेंट रिसीव करने का राइट हो गया, यानी 1 लाख रुपए रिसीव करने का राइट हो गया। अब जिस तरीके से ए कार देने से मुकर नहीं सकता, उस तरीके से बी जो है 1 लाख रुपए देने से मुकर नहीं सकता। ए के पास राइट है कि वो 1 लाख रुपए रिसीव करे, और बी की ड्यूटी है, बी का ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करे, बी को पेमेंट करनी होगी, क्योंकि दोनों के बीच एग्रीमेंट बन चुका है।
तो देखो जब एग्रीमेंट बनता है दो लोगों के बीच, यानी जब एक पर्सन कोई ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तब जाके दोनों के बीच एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट के अंदर दोनों की ड्यूटीज भी तय होती हैं और दोनों के राइट्स भी तय होते हैं। और जब इन ड्यूटीज और राइट को फुलफिल नहीं किया जाएगा किसी की भी तरफ से, चाहे एक की तरफ से हो चाहे दोनों की तरफ से हो, तो वहां पर एग्रीमेंट टूटेगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, वहां पर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया माना जाएगा। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी, जो पार्टी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेगी, वो पार्टी दूसरी पार्टी को रेमेडीज देगी, कंपनसेशन देगी, उसके नुकसान की भरपाई करेगी। तो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। अभी आपको मैंने बोल बड़ी आसानी से दिया कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो अभी हम जानेंगे। द अबव सिचुएशन टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। तो ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, जो सिचुएशन आपको दिख रही है, ये एग्रीमेंट बना रही है। एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अनदर। तो यहां पर क्या कहा गया है, एक एग्रीमेंट जो होता है वो रिजल्ट होता है एक प्रपोजल का, जो एक पार्टी के द्वारा दिया जाता है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। अब प्रपोजल का मतलब ऑफर होता है, आप ऑफर कहो या प्रपोजल कहो, बात एक ही है। तो यहां पर हुआ क्या है, ए ने प्रपोजल दिया था या मैं कहूं ऑफर दिया था अपनी कार बेचने का, और बी ने उस प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट किया था। तो एग्रीमेंट बन जाता है जब एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहां पर एक और टर्म है, वो है कंसिडरेशन। ध्यान से सुनो, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी आपको कुछ काम करने के बदले कुछ मिला, कुछ रिटर्न में मिलना जरूरी है। आपके बीच एग्रीमेंट तभी बन सकता है जब दो लोग किसी काम को लेकर एग्री हो, और एग्री भी इसी तरीके से होना चाहिए कि दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब वो क्या मिलेगा, वो दोनों के बीच आपस में डील होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दखल नहीं देता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ इतना कहता है कि दोनों पर्सन को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब यहां पर क्या मिल रहा है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए अपनी कार बेच रहा है और उसके बदले में ए को जो है 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ए के लिए 1 लाख रुपए जो है कंसिडरेशन है। वहीं बी की बात करूं, बी जो है 1 लाख रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए देने के बदले उसको क्या मिल रहा है, बी को मिल रही है कार, तो बी के लिए कार कंसिडरेशन है। तो दोनों को ही कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों में से किसी एक को मिल रहा है कुछ और दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा एग्रीमेंट कहलाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट के अंदर आपकी कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। कंसिडरेशन का मतलब दोबारा बताता हूं, समथिंग इन रिटर्न। एक बार और पढ़ लेते हैं। एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अनदर विद द कंसिडरेशन फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एग्रीमेंट बन जाता है तो ये एक फाउंडेशन बन जाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा वो बात की बात है, पहले आप एग्रीमेंट तो बनाओ। अगर आपके बीच एग्रीमेंट बनेगा तो फिर बात आएगी अगले स्टेप की कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हम देखेंगे। एग्रीमेंट बनना अपने आप में फाउंडेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने की। Therefore, such an offer and its acceptance give rise to rights and obligation against each other। तो मैंने आपको बता दिया, जब एक ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है तो दोनों ही पार्टीज के आपस में एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स भी आ जाते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, यानी एक एग्रीमेंट तो बन जाता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। आप ऑफर का हो या प्रपोजल का हो, बात एक ही है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज H में। अब ये क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ये कहां पर दी गई है, ये सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। यानी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 2 क्लॉज H को खोलेंगे, वहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मिलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये एग्रीमेंट तो ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है ये देखते हैं। एनफोर्स का मतलब होता है इंटेंशन टू फाइल सूट। इंटेंशन टू फाइल सूट का मतलब आपका इंटेंशन है सूट फाइल करने का, यानी सूट का मतलब क्या होता है, केस फाइल करने का। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाएगी अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए। अगर ए कल को अपनी कार देने से मुकर जाता है, ए कहता है अब मुझे अपनी कार नहीं बेचनी, अब क्या ए मना कर सकता है, ए मना नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। अब बी जो है इस कार को लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है, उसके पास राइट है कि वो कार को रिसीव करे। उसी तरीके से अगर जो है कल को ए कार देने को तैयार है, बी कहता है अब मुझे 1 लाख रुपए नहीं देने, या मैं अब 1 लाख रुपए में कार नहीं खरीद रहा, या मेरा कार खरीदने का ही मन नहीं है, तो बी जो है कार खरीदने से मना कर रहा है।
तो क्या बी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ए के पास राइट है कि वो पेमेंट को रिसीव करे। अगर बी पेमेंट देने से मना करता है कल को, तो ए जो है उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो यहां पर दोनों पार्टीज के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर साफ साफ इंटेंशन दिखाई दे रही है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है। और हर कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट इंटेंशन टू फाइल सूट होता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो इंटेंशन टू फाइल सूट है इसी को हम बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। तो जब किसी भी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है, कोई एग्रीमेंट के साथ इंटेंशन टू फाइल सूट जुड़ जाता है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर किसी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी नहीं जुड़ेगी, इंटेंशन टू फाइल सूट नहीं जुड़ेगा, तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दिस मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट एंड द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए एनफोर्सेबिलिटी भी मौजूद होनी चाहिए। एनफोर्स क्या होता है? अप्लाई करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए। आप एग्रीमेंट कर रहे हो, अब वो एग्रीमेंट अगर कल को फुलफिल नहीं किया जाता, प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया जाता, तो उसको आप लागू करवा सकते हो, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। तो दोनों के बीच एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। आप एनफोर्सेबिलिटी को ये भी बोल सकते हो कि इंटेंशन टू फाइल सूट है दोनों ही पार्टीज का आपस में, और दोनों के बीच एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी से। तो यहां पर आपने एक ऐसा एग्रीमेंट देखा जिसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय डिफॉल्ट थी। अब क्या कोई ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जिसमें एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती? बिल्कुल होते हैं। घर में जो एग्रीमेंट करे जाते हैं, यानी सोशल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो बड़ी आसानी से बन जाता है। एक पार्टी ने ऑफर करा, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, एग्रीमेंट बन गया। अब क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसे हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होने लग गए, फिर तो हर कोई दूसरे इंसान को कोर्ट में घसीटता रहे। एग्जांपल देता हूं, दो दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खाने पे बुलाया, डिनर पे बुलाया। तो जिसने बुलाया उसने क्या करा? उसने दूसरे को ऑफर दिया। उसने बोला, क्या आज रात का खाना मेरे वहां पर खाओगे? दूसरे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दोस्त ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ मैं आ जाऊंगा डिनर पे। तो दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। अब दोनों दोस्त जो है साथ में बैठ के रात को खाना खा लेते हैं। दोनों का एग्रीमेंट फुलफिल हो गया, दोनों ने ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया। एक ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, दूसरे ने प्रॉमिस किया था कि मैं खाना खाने आऊंगा। एक ने इन्विटेशन दिया, दूसरे ने इन्विटेशन एक्सेप्ट करा, दोनों ने ही अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करा और खाना खा के चल दिए। अब अगर ऐसा हो जाए, एक ने खाना खाने को बुलाया और दूसरा खाना खाने नहीं पहुंचा, जबकि उसने पहले हाँ बोल रखा था कि मैं आऊंगा, बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया, सामान लाया, सब्जी लाया, काट पीट के अच्छा सा बढ़िया सा खाना बना के सामने टेबल पे रखा, दोस्त जो है लास्ट में धोखा दे गया, नहीं आया। तो अब ये थोड़ा ना कहेगा मैंने बड़ी मेहनत करी थी, बड़ी मेहनत से खाना बनाया था, आप देख तू नहीं आया, मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, मैंने ऑफर दिया था, तूने एक्सेप्ट किया था और फिर तू मुकर गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं आ सकता। भले ही दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया था, एग्रीमेंट बनाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन आप उस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते। आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। जब आपके बीच एग्रीमेंट हुआ था तो आपके दिमाग में इस तरीके की कोई इंटेंशन नहीं थी कि अगर ये कल को मुकर गया तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, और अगर थी भी तो मानी नहीं जाएगी, बाय डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। सोशल एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती। ये आपके बीच का सोशल एग्रीमेंट था। एनफोर्सेबिलिटी हमेशा कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होगी। ऊपर मैंने आपको कमर्शियल एग्रीमेंट का एग्जांपल दिया, जहां पर पैसों का लेन देन आ जाता है, बिजनेस का लेन देन आ जाता है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो जाती है, वो एक कमर्शियल एग्रीमेंट बन जाता है। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एनफोर्सेबिलिटी होती है, कहने वाली बात नहीं होती। लेकिन सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं मौजूद होती। ये एग्रीमेंट तो बन जाते हैं लेकिन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने की सबसे पहली कंडीशन है एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी अटैच होनी चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां दी हुई है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है, द टर्म एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर दे रखा है एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। हम समझ चुके हैं एग्रीमेंट क्या होता है, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, every promise, हर promise and every set of promise, यानी एक promise भी हो सकता है, एक से ज्यादा promise भी हो सकते हैं। forming the consideration, वो जो promise है वो consideration बनाएंगे, यानी consideration के साथ होंगे, और consideration किसके लिए? आपस में एक दूसरे के लिए, is an agreement, वो agreement बनेगा। ध्यान से दोबारा देखो, मतलब मैं आपको समझाता हूं। एग्रीमेंट का मतलब सीधे सीधे होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और ऑफर को ही हम प्रपोजल कहते हैं। ऊपर हमारा कार वाला एग्जांपल, ए ने बी को ऑफर दिया था कि तुम मेरी कार परचेज करोगे, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट बना था।
तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला ले तो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एक साथ जोड़ लें तो हम कह सकते हैं एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करा, यानी दोनों ने एक दूसरे के लिए आपस में प्रॉमिस कर दिया। तो एक पार्टी ने जो ऑफर किया, दूसरे पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करा और दोनों के बीच आपस में प्रॉमिस बन गया। तो यहां पर कह सकते हैं हम एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो आप एक प्रॉमिस भी कर सकते हो, एक से ज्यादा प्रॉमिस भी कर सकते हो। और जब इन प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है दोनों ही पार्टीज के लिए आपस में, तो एग्रीमेंट बन जाता है। तो आप इसको देखो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमें एग्रीमेंट करना है और एनफोर्सेबिलिटी लानी है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी दोनों मौजूद हो। अब बात करें एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट तब बनता है जब प्रॉमिस बने। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस का मतलब होता है एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाए। तो हम कहते हैं दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस बन के तैयार हो गया। तो एग्रीमेंट बनने के लिए प्रॉमिस का होना जरूरी है, और एग्रीमेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए, साथ में कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट का मतलब हो गया प्रॉमिस प्लस साथ में कंसिडरेशन हो। अब प्रॉमिस बनने के लिए क्या चाहिए, प्रॉमिस तभी बनता है जब एक ऑफर दिया जाता है और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और मैंने आपको कहा था ऑफर का दूसरा नाम होता है प्रपोजल। तो हम कह सकते हैं जब एक प्रपोजल दिया जाता है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल या एक्सेप्टेड ऑफर, यानी एक्सेप्ट करा हुआ प्रपोजल या एक्सेप्ट करा हुआ ऑफर। और एक्सेप्टेड प्रपोजल ही प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट के साथ जब एनफोर्सेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपको इस सीक्वेंस समझ में आ रहा है ये किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर प्रॉमिस की डेफिनेशन दे रखी है, द टर्म प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोल रखा है, अ प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब ऑफर होता है, व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट हो जाए, बिकम अ प्रॉमिस, प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट होगा प्रॉमिस बन जाएगा, या मैं कहूं ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा प्रॉमिस बन जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमें पता है हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एग्रीमेंट एग्रीमेंट भी रह जाएगा, अगर सोशल एग्रीमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी का मौजूद होना जरूरी है। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जब वो एनफोर्सेबल हो, उसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद हो। लेकिन क्या सिर्फ एनफोर्सेबिलिटी से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ और भी टर्म्स और कंडीशन होती है जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, और वो क्या होती हैं वो हम देखते हैं। ओनली दोस एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट who satisfy the following condition given in section 10 of the Indian Contract Act 1872। तो सेक्शन 10 के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर ले। सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 10 के अंदर टोटल 4 कंडीशन दे रखी हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। जब पार्टीज आपस में अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करती हैं, मतलब वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से किया गया होता है, सभी पार्टीज की मंजूरी से किया गया होता है, कोई जोर जबरदस्ती और दबाव नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट करते समय। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्रीमेंट उन्हीं पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देता, उसने साफ साफ लिस्ट बना रखी है कि ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर ऐसे कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट मायने नहीं रखेगा, वो एग्रीमेंट मायने नहीं रखेगा। कौन कौन से वो लोग हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। माइनर, अगर माइनर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई पर्सन 18 साल का नहीं हुआ, इंडिया के अंदर माइनर किसको माना जाता है, जो बिलो 18 हो, तो जिसकी एज 18 से कम है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट मायने नहीं रखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। तो जो पर्सन कैपेबल ही नहीं है, जो पर्सन कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर ही कैसे सकता है। तो माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेजर होना चाहिए। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है इंडिया के कानून के हिसाब से, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तीसरी बात, कोई अनसाउंड माइंड है, यानी कोई पागल व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो अपने होश में नहीं है, मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो उसके द्वारा करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है माना नहीं जाता। तो एक एग्रीमेंट जब भी करा जाएगा पार्टीज के द्वारा, वो पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक एग्रीमेंट जो है हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट कर रही है, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है, मैं तुम्हें जो है 10,000 किलो ड्रग सप्लाई करता हूँ, और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, मैं उसके बदले में जो है तुम्हें 2 करोड़ की 3 करोड़ की पेमेंट करूंगा। तो दोनों ही पार्टीज आपस में इलीगल काम कर रही है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ड्रग्स बेचना और खरीदना दोनों ही इंडिया के अंदर बैन है। तो ये जो एग्रीमेंट करा जा रहा है
ये एग्रीमेंट एक तो अनलॉफुल है, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। दूसरी बात, दोनों ही जो आपस में कंसिडरेशन ले रहे हैं वो कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ड्रग्स सप्लाई कर रही है और दूसरी पार्टी उसके बदले उसको पेमेंट दे रही है, तो जिसको ड्रग्स मिल रहा है वो कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं है। उस ड्रग्स के बदले में जो पेमेंट मिल रही है वो भी ब्लैक मनी कहलाएगी, वो भी अनलॉफुल तरीके से लिया जा रहा है, वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट ही एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो आपकी कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं हो सकती। तो एग्रीमेंट हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। चौथी कंडीशन, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एक एग्रीमेंट जो है एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब क्या होता है? अवैध, जो वैध ना हो, यानी जो मान्य ना हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ एग्रीमेंट की लिस्ट दे रखी है और साफ साफ कह रखा है अगर आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड कहलाएगा। एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल जो उस लिस्ट के अंदर दे रखा है, अगर आप सट्टे लगाने का एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो साफ साफ वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। तो आपको ये चारों कंडीशन ध्यान रखनी है। पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, एग्रीमेंट जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और एग्रीमेंट जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपको सीधे सीधे एग्जाम में ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट होते हैं बट सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब एग्रीमेंट हो और साथ में उसमें एनफोर्सेबिलिटी मौजूद हो, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कई सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और भी अगर इस तरीके की कंडीशन कोई एग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। साथ साथ सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल करनी होती है अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है। तो आपको लाइन क्लियर हो गई। और कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं एग्रीमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट तो कोई भी चीज बन जाएगी, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो फुलफिल करनी होती है। एग्रीमेंट तो आप एरा गैरा किसी भी चीज को एग्रीमेंट बना लोगे, एक पार्टी ने ऑफर करा दूसरे ने एक्सेप्ट करा, दोनों के बीच वही एग्रीमेंट बन गया। तो एग्रीमेंट तो हम किसी भी चीज को एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो एग्रीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरीके के एग्रीमेंट हो सकते हैं? आप कोई लीगल एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर आप लीगल एग्रीमेंट बनाते हो, कमर्शियल एग्रीमेंट बनाते हो, बिजनेस रिलेटेड एग्रीमेंट बनाते हो तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर आप कोई सोशल एग्रीमेंट बनाते हो तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होने लग गए तो यहाँ तो हर कोई दूसरे आदमी को कोर्ट में घसीट देगा, तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते। आप आपस में अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, अपने भाई बहन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, उनको कोई ऑफर दे रहे हो, उसने कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके बीच एग्रीमेंट तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल थोड़ा कराया जा सकता है। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी एनफोर्सेबल नहीं होते। पॉलिटिकल एग्रीमेंट, इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज कई तरीके के आपसे प्रॉमिस करती हैं, तो प्रॉमिस जो है एग्रीमेंट बन गया। उनको भी पता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है। अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करे तो आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, क्योंकि पॉलिटिकल एग्रीमेंट कभी एनफोर्सेबल नहीं होते। इसीलिए वो आपसे प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि अगर हमने नहीं भी पूरे करे तो पब्लिक हमारा क्या कर लेगी। एग्जांपल देख लेते हैं। फादर प्रॉमिसेस सन टू पे हिज पॉकेट मनी अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। फादर ने अपने सन को प्रॉमिस किया कि वो जो है 500 रुपए पॉकेट मनी देगा उसको हर महीने, बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर। बाद में मुकर गया, फादर ने बोल दिया नहीं दूंगा, सन को मना कर दिया, नहीं देता 500 रुपए, क्या कर लेगा? The son cannot recover the same in the court of law as there is a social agreement। तो जो सन है वो फादर के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती। तो सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते, और कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होता वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। द कंडीशन गिवन इन सेक्शन 10 इज नॉट द कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। तो जो कंडीशंस दी गई थी सेक्शन 10 के अंदर, 4 कंडीशन बताई थी आपको मैंने कि कोई भी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब वो चारों कंडीशन जो है वो अपने आप में कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। सिर्फ यही हो जाए और कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, इतने से काफी नहीं है। कुछ और बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है, जो कोई और सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 10 के अंदर सारी बातें नहीं दी गई हैं, और भी हमें दूसरे सेक्शन पढ़ने होंगे, कई अलग अलग सेक्शन पढ़ने होंगे जिसके अंदर और भी रिक्वायरमेंट दी हुई है, जिससे आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, यानी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जो सेक्शन 10 के अलावा कंडीशंस दी हुई हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर, वो सारी कंडीशंस को इकट्ठा करके एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया और जिसको बोल दिया गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको ये सारी टर्म और कंडीशन पूरी करनी होंगी, तब आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हमें देखना होगा हमारा अगला टॉपिक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आखिर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन ऑर्डर टू बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। वो एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एक एक करके देख लेते हैं।